नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दिल्ली पुलिस की सीरीज फिर लेके आ गया हूँ मैं। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट क्लास बहुत भयंकर होने वाली है, ताबड़तोड़ क्लास है। बिल्कुल शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको पढ़ाते क्या है भैया। हम जीके जीएस का जितने भी, सिर्फ जीके लिखा हो लेकिन जीके जीएस करंट अफेयर सब आता है इसमें। ठीक है, तो ये पढ़ते साथ साथ 10 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के जो पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्लास तो बहुत खतरनाक तरीके से चलने वाली है। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन पहले मैं बात करूंगा एक मोटिवेशन कोट पर। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। सही है भैया, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, तो लोगों की बातों पर कोई फोकस नहीं करना, अपने काम पर फोकस रखो। जो ये लोग आज आपके खिलाफ हैं, कल अगर आप कामयाब होते हैं तो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है समझेंगे और साथ ही साथ आंसर करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लगातार आंसर करें। भारत की निम्न जातियों में से कौन सी जाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? बताइए मेरे श्रेणियों, कौन सी जाति है जो बनेश्वर त्योहार मनाती है? भील मनाती है, मलाई मनाती है, बैगा बनाती है या गौड़ जनजाति बनाती है? तो बताइए मेरे श्रेणियों, कौन सी जनजाति है जो कौन सा बनेश्वर त्योहार? तो त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट भैया, जो भी त्योहार इसमें आ रहे हैं प्रीवियस उनको नोट करें। और साथ ही साथ पर्व और मेलों के ऊपर हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी जाकर आप देखें। तो आंसर है जिसका भील। क्या आंसर मेरे प्यारे बच्चों? आंसर रहेगा भील। तो वीडियो को जल्दी शेयर करें। भील जनजाति जो राजस्थान में मनाया जाता है भैया, राजस्थान में जो डूंगरपुर जो क्षेत्र है वहाँ ये मनाया जाता है भील। ठीक है जी, मनेश्वर मंदिर के पास ही बनेश्वर का त्योहार भील जनजाति राजस्थान में मनाते हैं। आंसर है जी भील। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से फैलाओ चारों तरफ। निम्न में से किसने नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसने लिखा है? ठीक है, किसने नाट्य शास्त्र लिखा है? जल्दी बताइए। भरत मुनि ने लिखा है, अभिनव गुप्त ने लिखा है, वाल्मीकि ने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है? बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है? वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? जल्दी आंसर करें, जल्दी बताइए क्या है आंसर? है भरत मुनि ने लिखा है मेरे श्रेणियों। भरत मुनि ने क्या लिखा है जी? नाट्य शास्त्र लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप चल भैया, नृत्य की शुरुआत गाने की शुरुआत यहीं से है। ठीक है, तो भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन क्या रहने वाला? वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। अगला है जी पतंग उत्सव। पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, जिसने निम्न में से किस शहर में मनाया जाता है? बताइए किस शहर में मनाया जाता है पतंग उत्सव मकर संक्रांति पर? जल्दी बताइए। गुरुग्राम में, अमृतसर में, पटना में, अहमदाबाद में? ठीक है, पतंग उत्सव मनाया जाता है। जल्दी बताइए मेरे श्रेणियों, जल्दी आंसर लिख लीजिए। आंसर है जी अहमदाबाद में। कहाँ मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आंसर है अहमदाबाद में मनाया जाता है। गुजरात में है अहमदाबाद। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंटरनेशनल लेवल का पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? बताइए जल्दी बताओ। तो भैया वही है कि सर्दियां खत्म हो जाती हैं, गर्मियां आने लगती है, तो इसके उस समय में। चलो अगला क्वेश्चन। नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदार को बढ़ावा देने का स्थापित करता है। निम्न में से नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो वही बहुत बार आता है नीति आयोग का फुल फॉर्म। एनसी क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जहां भी ये लिखा हो वो आंसर है जी। तो आंसर है 3, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, याद रखेंगे। वीडियो को शेयर। नीति आयोग को बना भैया 2015 में, 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। अच्छा, और क्वेश्चन आप नीति आयोग तो सुन लेना। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष थे कौन थे? अरविंद पानगडिया। वर्तमान के कौन है जी? बताइए वर्तमान के कौन है जी? वो है राजीव कुमार। ठीक है जी, याद रखेंगे। और वर्तमान के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। राजीव कुमार नहीं, सुमन बेरी है। बिल्कुल सुनेंगे, फिर से बता रहा हूँ। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पहले अरविंद पानगडिया थे, वर्तमान के कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है, पहले सीईओ कौन थे? पहले सीईओ थे भैया ये सिंधु श्री खुल्ला। ठीक है, वर्तमान के याद रखना, वर्तमान के कौन है? सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने अगस्त 2020 में नेशनल सिक्योरिटी चेंज यंग स्कॉलर्स प्रैक्टिस नामक पुस्तक लिखी? बताओ क्या किसने लिखा है? तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? 2020 में आई थी भैया। मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको करंट की पुस्तक पढ़नी ही पड़ेगी।
ठीक है, हम बिल्कुल करंट अफेयर जब पढ़ाएंगे तो हम बात करेंगे, हम जल्दी करंट अफेयर पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन न लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सारी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल वीडियो को आप शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। तो आंसर भैया MM नरवणे। तो MM नरवणे ने एक किताब लिखी हुई है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, MM नरवणे के द्वारा लिखी गई है। और पुस्तक का नाम सिक्योरिटी चेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। अगला है, निम्न में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मने प्रभावी पदार्थ अधिनियम नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटॉपिक्स सब्सिस्टेंस एक्ट लागू किया गया? बताइए कब आया है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सिस्टेंस एक्ट, यानी स्वापक औषधि और मने प्रभावी पदार्थ यानी नशीली चीजों से रिलेटेड अधिनियम जो कब आया था? बताइए कब आया, जल्दी बताइए। 75 में, 85 में, 67 में, 87 में, जल्दी बता दीजिए कब आया। तो ये 1985 का है नारकोटिक्स एक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप, शेयर करो, मेहनत करो, हमारी वीडियो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे बिल्कुल। तो प्रश्न है भैया, निम्न में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया? बताइए कब मनाया गया था? तो नीले आकाश के लिए उस समय कब मनाया गया था? अगर करंट में कोई ऐसा कोई त्यौहार मनाया जा रहा है तो भैया उसको भी आप लोग बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, 7 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो अब कोई वैल्यू है नहीं इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल को वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। ठीक है, विज्ञान ये साइंस की ब्रांच है जो किसी पौधे के जीवन चक्र को पौधे का जो भी पूरा जीवन चक्र है उसको समझाने की बात करती है, और जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि सबके बारे में, मौसम की गतिविधियां सब कुछ समझाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बताइए उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या बोलेंगे उसको फल रचना विज्ञान बोलेंगे, जीवाश्म विज्ञान बोलेंगे, घटना विज्ञान बोलेंगे, शैली विज्ञान बोलेंगे? तो बताइए मेरे, तो क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए उसको। तो उसको बोलेंगे घटना विज्ञान, फेनोलॉजी बोलेंगे उसको, घटना विज्ञान बोलेंगे। ठीक है जी, पूरी घटना पीढ़ियों के साथ जो भी घटित हो रही है उसको घटना विज्ञान ही कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह है? बताइए। हजरत निजामुद्दीन औली को की उपाधि है महबूब इलाही। तो बताइए भैया, अल्लाह के महबूब। तो बताइए मेरे से इसे नहीं हो, इनकी दरगाह कहाँ पर है? तो बहुत बार मैंने ऑफलाइन क्लास में बताइए, इनकी दरगाह भैया कहाँ पर है? हजरत निजामुद्दीन औलिया की नई दिल्ली में। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसे आपको याद रखना है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जिसको दरगाह अजमेर शरीफ कहते हैं, वो है भैया अजमेर राजस्थान में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वो है भैया फतेहपुर सीकरी में। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की नई दिल्ली में, जो आप पढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम आरंभ किया है? बताइए। डिजिटल सेतु सेवा कार्यक्रम सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में। बताइए कहाँ पर शुरू हुआ है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम? बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा। वीडियो सारे के सारे वीडियो को शेयर करो, आप लोग शेयर नहीं किए जल्दी से जल्दी शेयर करो, चारों तरफ फैलाओ वीडियो को, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले मेरे से जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। तो क्या क्वेश्चन है समझना। निम्न में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा कार्यक्रम शुरू किया था? तो किसने किया था भैया उस समय? किया तो गुजरात ने। तो गुजरात आंसर है। आपको ये भी करंट का है, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए मैं करंट के क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, इसको आप याद रखने की इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन एक समझने की कोशिश करेंगे भैया क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बॉम्बे द्वीप, भैया बॉम्बे द्वीप को निम्न में से किस राज्य में पुर्तगालियों दहेज के रूप में इंग्लैंड प्रिंस ऑफ चार्ल्स को दिया था? बताइए कब दिया था उनको दहेज में? ये क्या दिया था? तो पुर्तगालियों ने कब दहेज में प्रिंस ऑफ चार्ल्स को ये दे दिया था? जल्दी बताइए भैया। याद रखना, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स सेकंड से हुई थी, जो चार्ल्स द्वितीय लिखा हुआ है। तो इनको दहेज में भैया मुंबई प्रांत मिला था। ठीक है, उस समय बॉम्बे कहते थे। तो 1661 में शादी हुई थी, 1661 में मिला, ये आंसर है। याद रखना, वीडियो को शेयर करें और चारों तरफ फैलाएं। अगला क्वेश्चन, उसके बाद भैया ये उन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने अपने पास नहीं रखी थी, उसको 1668 में किसको दे दिया था? कंपनी को दे दिया था। लेकिन ये पूछे कि उनको दहेज में बॉम्बे कब मिला? तो 1661 में से। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ? बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है, याद रखेंगे।
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, तो जल्दी बताइए उनकी शादी किससे हुई थी? तात्या टोपे से, पेशवा बालाजी राव से, महाराज गंगाराव राव नेवलाकर से, या तात्या टोपे, किससे हुई थी? मोरोपंत टोपे, तात्या टोपे, ठीक, मोरोपंत टोपे। तो भैया ऑप्शन क्या है बताइए, आंसर क्या रहेगा तीनों चारों में से, जल्दी बताइए। तो भैया गंगाधर राव के साथ हुई थी, आंसर ये महाराज गंगाधर राव नेवलाकर के साथ उनकी शादी हुई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगाधर राव नेवालकर के साथ उनकी शादी हुई, सॉरी नेवालकर, इनके साथ इनकी शादी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों का लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? बताओ किसको? अगर खेल के क्षेत्र में किसी ने 4 साल लगातार अच्छा काम किया है तो उसके लिए कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, या ध्यानचंद पुरस्कार? बताइए मेरे सैनियों, इनमें से कौन सा दिया जाता है? जल्दी से आंसर बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना भैया, इसमें तो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, कि अगर 4 साल लगातार आपने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं भैया उसको। क्रिकेट में क्षेत्रों को खिलाड़ियों को बहुत अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, वह किस खेल से प्रतिनिधित्व? तो याद रखना भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है या किसी को भारत रत्न मिला है तो पूछ लेते भैया क्या वो खेलते, कौन से खिलाड़ी हैं, तो क्या उनको मिला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं भैया। वो तो भैया बास्केटबॉल खेलते थे, कौन? ऐसे अगर आपको करंट में क्वेश्चन दिखते हैं तो देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए मैं लगता हूँ करंट के क्वेश्चन कि आपको पता रहे कैसे क्वेश्चन, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर में आता कुछ और है, तो वहाँ फंस जाएंगे, फिर आप परेशान होंगे, कहेंगे हमने पढ़ा बहुत, सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए बिल्कुल हमारी प्रीवियस ही वीडियो के साथ जुड़े, हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें और अपने पढ़ने के नज़रिए को बिल्कुल बदलें। आप लोग एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ें, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम पारित हुआ? तो बताइए लॉर्ड नॉर्थ जो अधिनियम आए थे वो कब आए थे? 1786, 1776, 1785, 1773 में। तो बताइए मेरे से सुनियो, कब आए थे लॉर्ड नॉर्थ कानून? जल्दी बताइए कब आए थे, जल्दी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल भैया क्रीम क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहेगा 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसी को कहते हैं लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप वीडियो को जोड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो रेगुलेटिंग एक्ट को ही कहते हैं लॉर्ड नॉर्थ विनियमन अधिनियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्न में से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो ये पूछ रहे 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? अच्छा, जनसंख्या घनत्व समझना क्या होता है? ये होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, पर किलोमीटर के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था भैया? वो क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था बिहार का। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहो और चारों तरफ वीडियो को फैलाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो याद रखना बिहार में 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं आज भी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 2016 में निम्न में से कौन सी योजना अधिसूचित की गई जो टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था के तहत हर घोषक पर लागू होती है? बताइए मेरे से क्या आंसर है? ये पूछ रहे भारत सरकार 2016 में जो अधिसूचना दी थी वो किस टैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट पर लागू होती है? टैक्स और इन्वेस्टमेंट पर कहाँ लागू होती है? प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC जो कि ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना है, नेशनल सोशल असिस्मेंट स्कीम है। बताइए तो क्या आंसर रहेगा मेरे से? जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना भैया, इसका जो आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट योजना को है। इसमें क्या है कि ये सब पे लागू होगा, किस पे? या कोई इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था रखता है, टैक्सेशन जो टैक्सेशन रखता है सबके लिए, टैक्सेशन हो या इन्वेस्टमेंट हो सबके लिए लागू है गरीब जल कल्याण योजना, डिपॉजिट योजना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। तो ये किस पर? एक तो टैक्सेशन पर और इन्वेस्टमेंट व्यवस्था पर लागू होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल मनाया जाता है जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? यह निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुनर्स्मरण में किया था? तो भैया वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपको बताना। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है जी। वो शिक्षक थे, वो टीचर थे। जब भैया तमिलनाडु से कुछ लोग इनके पास पहुंचे थे कि हमें आपको, जब ये राष्ट्रपति बन चुके थे, हमें आपका
जन्म सेलिब्रेट करना है, हम आपको जन्मदिन मनाना है, जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, बर्थडे। तो इन्होंने कह दिया कि बर्थडे तो सेलिब्रेट कर लो, लेकिन जो ये बर्थडे होगा ना, ये हर शिक्षक का बर्थडे होगा, तभी 5 सितंबर से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। जितना इनपुट मैं लगाता हूँ इतना आप लोग प्यार नहीं दे पा रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ की फसल है, जल्दी बताइए, बता दो जल्दी, हमारे बड़े बिल्कुल आंसर ही नहीं करते हो, बताइए निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? जूट है, मटर है, जौ है, गेहूं है, बताइए इनमें से कौन सी खरीफ की पूछी हुई है, जल्दी बताइए इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। वीडियो को शेयर करो, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, लगातार वीडियो को आप शेयर करना पड़ेगा जी। तो भैया याद रखना, मटर, जौ, गेहूँ ये एक ही सीजन के, ये रबी की फसल है, तो खरीफ क्या है भैया? जूट है जिसको पटसन कहते हैं भैया, ये क्या है? ये खरीफ की फसल है, देखिए गोल्डन फाइबर भी कहते हैं इसको, ये खरीफ की फसल है। गन्ना भी खरीफ की फसल है, याद रखेंगे। धान, चावल भी, गन्ना, बाजरा भी, ये क्या है? खरीफ की फसल है। ज्वार भी। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकी नियम का अन्वेषण करने की किसने किया? बताओ, अनुवांशिकी का नियम किसने दिया? बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन है प्यारा क्वेश्चन। बताओ अनुवांशिकी का किसने दिया? तो ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जे थॉमसन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो भैया मेंडल ने दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अनुवांशिकी, जेनेटिक। तो भैया किसने दिया है? ग्रेग जॉन मेंडल ने। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना नहीं था लेकिन बता रहा हूँ, पेपर में आता है, सिंपल क्वेश्चन है, युगांडा का बच्चा भी इस आंसर को कर देगा। 2019 में आरंभिक भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना निम्न में से कौन सी है? बताइए, भू प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना 2019 में कौन सी है? जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। तो बताइए, भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना कौन सी है? भूजल के प्रबंधन में सुधार करना है 2019 में। वैसे आप जान लो, ये क्वेश्चन है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया, तो ये था इसका आंसर है, ओह माय गॉड, आंसर क्या? तो आंसर है अटल भूजल योजना। ठीक है, क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? अटल भूजल योजना है, जो भूजल प्रबंधन के लिए लागू की गई थी। भूजल प्रबंधन, भूजल जो जल स्तर है, जमीन के अंदर जो जल है, यानी कहने का मतलब जो हमारा वाटर लेवल है वो बना रहे जमीन के अंदर, तो उसके लिए ये अटल भूजल योजना है। ठीक है, क्या है? 2019 में। तो वैसे याद रखना कि ये कब शुरू हुई? 2019 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यापक रूप से आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक माना जाता है? बताओ इनको, आधुनिक रासायन विज्ञान के, आधुनिक मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर कौन है? तो बताइए मेरे से, क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट है। सिंपल तो नहीं है, साइंस वाले बच्चों के लिए सिंपल है, अब आर्ट्स वालों के लिए तो थोड़ा टफ ही पड़ेगा। बताओ क्या आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भैया, तो किसको कहते हैं भैया? एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं, याद रखना। एंटोनी लेवोजियर क्या है? आधुनिक केमिस्ट्री यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं एंटोनी लेवोजियर, याद रखना भैया, कौन है? एंटोनी लेवोजियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक, भैया इकोनॉमी बहुत सारी आ रही है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी किस मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है? SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। समझना, तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? जल्दी से। वैसे तो सारी चीजें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर बात हो रही है तरलता और मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए। बताइए मेरे शेषियों, क्या आंसर रहेगा इसका? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो भैया वो होती है रिवर्स रेपो रेट। तो क्या करता है RBI? बैंकों से पैसा खींच लेता है अपनी तरफ, और या फिर कह लो कि मैं क्या है, बैंकों जो पैसे होते हैं अपने पास ले लेता है, और उससे क्या होता है कि आगे पैसा कम ट्रांसफर हो पाता है, ये पाता ही है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट तो नहीं है, ये तो और महंगाई बढ़ा दी, तरलता को नियंत्रित बल्कि मंदी को नियंत्रित करने। तो SLR और CRR क्या भी है? ये होते हैं जब बैंकों में कोई जोखिम ना। तो इसका आंसर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि भैया मार्केट से पैसा ज़्यादा ना जाए, इसलिए रिवर्स रेपो रेट के तहत बैंकों से पैसे ले लेता है RBI, अपने पास रख लेता है, और इनको एक रिवर्स रेपो रेट के तहत थोड़ा सा ब्याज देता रहता है। चट्टानों के अध्ययन को रिक्सतान कहा जाता है। बताओ क्या है चट्टानों का अध्ययन? क्रायोस्फीयर है, जियोमोर्फोस्फीयर है, या मिनरलोजी है, पोर्टोलॉजी है? बताइए, क्रायोस्फीयर है, जियोमोर्फोलॉजी है, मिनरलोजी है, या पेट्रोलॉजी है? बताइए, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, पेट्रोलॉजी कहते हैं, पेट्रोलॉजी। चट्टानों से पेट्रोल निकलता है, चट्टानों से पेट्रोल तो पेट्रोलॉजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली निगम, या किस सेवा के विस्तार के लिए NPCI ने अंतरराष्ट्रीय
सहायक कंपनियों एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च किया है? बताओ किसके लिए एनपीसीआई लॉन्च किया है? किसने? आरबीआई। तो बताइए मेरे से जो किसके लिए है एनपीसीआई? ठीक है, तो फिर से समझना, बाजार में ई सेवा इलेक्ट्रॉनिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च किया है। तो किसके लिए क्या है बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो वो किया था किसके लिए? यूपीआई। तो यूपीआई को किया था ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई ने क्या किया है, रियल टाइम जो पेमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए यूपीआई। ठीक है, तो एनपीसीआई का जो भुगतान उसके लिए इसका ये किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भैया, इसका आंसर है यूपीआई। तो ई कॉमर्स बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने भैया जल्दी जल्दी पेमेंट वगैरह है, तो क्या है, यूपीआई को बढ़ावा। अगला है डेविड कैपल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं। ठीक है भैया, डेविड कैपल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, चलो देखते पढ़ते हैं। तो डेविड कैपल जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व हैं, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया। 2020 भैया, ये क्या, सितंबर 2020 में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो डेविड कैपल इंग्लैंड के थे, वो क्या खेलते थे भैया? खिलाड़ी का, अगर कोई इंपोर्टेंट खिलाड़ी का निधन हुआ है तो वो भी पढ़ लेना आप करंट से। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो भैया वो क्या खेलते थे बताओ? तो याद रखना, उनका खेल था क्रिकेट। वो ऑलराउंडर थे, क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग किया करते थे। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस की लेन देन ट्रांजेक्शन को आरटीजीएस व्यवसायिक घंटों के दौरान ट्रांजेक्शन दर, ट्रांजेक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भैया, हर आधे घंटे में पेमेंट होती है, सॉरी हो तो जाती है रियल टाइम पे, लेकिन होता क्या है, हर रियल टाइम तुरंत पेमेंट हो जाती है, लेकिन 2 लाख से नीचे पेमेंट नहीं होता रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। कहाँ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? तो भैया वो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आंसर है। तो ये भैया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आंसर। आरटीजीएस क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहले आरटीजीएस आई, फिर भैया एनईएफटी आया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसके बाद यूपीआई आया, यूपीआई लाइट आया, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। बीच में आईएमपीएस आया था, इमीडिएट मनी पेमेंट जो होती थी, मोबाइल ट्रांसफर से पेमेंट होती थी वो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पेमेंट से संबंधित टॉपिक है, किसी दिन चर्चा करेंगे विस्तार से जब इकोनॉमी पढ़ेंगे आरटीजीएस पर। ठीक है, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे विस्तार से यूपीआई पर। अगला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वालों की किस नाम से जाना जाता है? बताइए मौर्य काल में जो टोल टैक्स लेते थे ना, मार्ग कर जो लेते थे, उनको क्या कहते थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्यों का प्रशासन भैया पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यों का, गुप्तों का, दोनों का सल्तनत काल का प्रशासन, मुगलों का प्रशासन देख लेना। ये 4 प्रशासन में अधिकारी कौन कौन से होते थे वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल याद रखें आप। ठीक है, आगे चले, हम आगे चलना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी आगे। तो भैया उसको क्या कहते थे, जो टोल उनको कहते थे शुल्काध्यक्ष। तो शुल्क लेते हैं शुल्काध्यक्ष, तो याद रखें, सिंपल ही होता है, शुल्काध्यक्ष कहते भैया। अगले चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, धनगर निम्न राज्यों में से किस, धनगर निम्न राज्यों में से किस प्रदेश की पूजा नृत्य है? मतलब पूजा के समय नृत्य होते हैं धनगर, बताओ कहाँ पर? बताइए, इसको भी लिख लेना भैया, मेरा कोई पूजा नृत्य पर्व त्योहार जो आ रहे उनको लगातार नोट डाउन कर लेना, ये रिपीट होंगे। तो बताइए मेरे से धनगर जो है वो कहाँ का नृत्य है? ठीक है, धनगर को धनगारी भी कहते हैं, जहाँ तक क्या कहते हैं, धनगर या धनगारी कहते हैं। तो धनगारी कहाँ का, जल्दी बता दीजिए, धनगारी या धनगर कहाँ का नृत्य है, जल्दी बता दिए। तो धनगर जो है भैया कहाँ का है? गोवा का। कहाँ का है धनगर? गोवा का नृत्य है भैया, गोवा में होता है मेरे से धनगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चारा समूह होते हैं ना, जो पशुओं को चरा के लाते हैं, वो इसको करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और संगीत वादन ढोल के साथ ये नृत्य होता है। और इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ये धातु विद्युत का सुचालक है? बताइए, ब्रोमाइन है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है, क्रिप्टीन है। तो जो ये धातु है विद्युत का सुचालक, जिसमें ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, जिसमें आसानी से विद्युत चली जाती है। बताइए मेरे से सबसे अच्छा इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक? तो जल्दी बताइए, ग्रेफाइट है, याद रखना, ग्रेफाइट विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों में से एक था? तो भैया तो याद रखना, जो उप गवर्नर है वो भी देख लेना। 4 उप गवर्नर होते हैं किसके अलावा, एक गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं। तो देख लेना भैया, इनमें से करंट का देख लेना। आप ये बिल्कुल मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आप करंट का देख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया? भैया ऑफलाइन क्वेश्चन बहुत बार बताया, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है दिल्ली पुलिस। तो बताइए वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था भैया रहीमतुल्ला सयानी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष था। निम्न में से कौन आईपीएल 2020 से चेन्नई सुपर किंग के कप्तान बने? तो याद रखना भैया, आईपीएल से क्वेश्चन आते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया, उससे पहले भी लगातार सेट में आईपीएल से क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल सोना नहीं है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। आपके पास बिल्कुल टाइम कम है, ठीक है। बिल्कुल दिखा दो दुनिया को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, समाज में हम भी इज्जत के साथ जी सकते हैं, ठीक है। ये नौकरी हमें लेनी है, ये नौकरी हमारी है, ठीक है। इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि नौकरी को बिल्कुल दिल्ली पुलिस से हम लेके आएंगे, बिल्कुल एकदम एसएससी के चमड़े से एकदम क्या करेंगे, हम अपनी नौकरी छीनेंगे, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन है, निम्न में से आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग टीम के कप्तान कौन बने थे? जल्दी बता दीजिए कौन बने थे 2020 में आईपीएल जो हुआ था। देखो भैया वर्तमान की याद रखना, 2020 में कौन थे, आपको ज़्यादा इधर ऐसे परेशान नहीं होना है कि भैया 2020 में कौन थे तो क्या है, तो ऐसे करके ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो याद रखना सीएसके 2008 में सीएसके आया था। तो भैया बात अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या कौन बने थे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो एमएस धोनी है उसके, तो ठीक है याद रखना। तो एमएस धोनी अब भी कौन है, आईपीएल के एमएस धोनी, और इस बार जीता भी 2023 का किसने है आईपीएल, चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। निम्न में से कौन भारतीय सर किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया था। गुजरात टाइटंस के कौन है जी कैप्टन? वो है जी हार्दिक पांड्या ना, हार्दिक पांड्या। निम्न में से कौन भारतीय प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी? भैया तो प्रथम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले महिला लेफ्टिनेंट कौन थी, ठीक है, पहले सीडीएस कौन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन विविध का है। तो बताइए मेरे से न्यू, फिर आएगा भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट कौन, जनरल कौन बनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल। तो बताइए मेरे से न्यू क्या आंसर रहेगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो वो कौन बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है तो पुनीत अरोड़ा बनी थी ना, हाँ जी पुनीत अरोड़ा। कौन बनी थी? पुनीत अरोड़ा। आंसर है पुनीत अरोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। ये बनी थी पहली नौसेना की क्या कमांडर बनी थी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलो मैं आपको लेकर, लेफ्टिनेंट जनरल बनी, सॉरी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई, बाद में नेवी में भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को लगभग कितना समय लगा? बताओ, ड्राफ्ट जो बना था उसका कितने टाइम में ड्राफ्ट तैयार किया गया? बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा इसका। तो इसका आंसर भैया 3 बरस लगे थे पूरे मसौदा में, ठीक है, लगभग 3 बरस, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बस यही इंपॉर्टेंट। तो मैं जो बोलता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। तो याद रखना लगभग कितना हो गया था, 3 साल, ठीक है। वैसे क्या था 2 साल 11 महीने 18 दिन, कहीं 17 दिन भी मिलेगा, तो इतने 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल, पूरा 300 साल। तो लगभग लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लगभग लिखा हुआ है, आप कह सर नहीं कम लगा था, तो लगभग क्वेश्चन में तो लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरा संविधान का एक मसौदा तैयार हुआ था। अगस्त 2020 में प्रमुख भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हुआ है। वह भैया याद रखना, कोई भी अगर फोक गायिका भी है, नृत्यिका भी है, लोक नृत्यिका है या क्लासिक नृत्यिका है, क्लासिका, अगर उनकी कोई हाल फिलहाल में डेथ हुई है तो भैया उनको भी आप याद रखें, ठीक है। तो याद रखना वो कहाँ से थी, तो भैया असम की थी, वो असमिया गायिका थी, नाम है अर्चना महंत। तो उनकी भैया डेथ हो चुकी है, तो ये भी याद रखना, किसी की हाल फिलहाल में 2022-23 में डेथ हुई, उनको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण कराया? भैया सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भारत का सबसे पुराना स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है, तो क्या रहता है, तो किसने करवाया था भैया? अशोक ने बनवाया सांची के स्तूप को, याद रखना, अशोक मौर्य ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट। निम्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने बिजनेस रिफॉर्म रिएक्शन प्लान 2019 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? लक्षद्वीप ने, आंध्र प्रदेश ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने। तो बताइए किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो याद रखना भैया, ये भी आप याद रखेंगे,
22 और 23 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले नंबर पे हमारा कौन सा राज्य है? ठीक है जी, राज्यों के जो तो भैया 2019 में कौन था आप करंट में याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो कौन है आंध्र प्रदेश से उस समय, अब देख लेंगे कौन है, तो करंट में बात करेंगे, इस पर भी इन चीज़ों को हम उठाएंगे, इन मुद्दों को हम लेके जाएंगे भैया, बिल्कुल आपको सिलेक्शन दिलाना है। अगला क्वेश्चन, चाम मास्क नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्न में से किस राज्य या अन्य देश में भी मनाया जाता है? बताइए। भारत का प्रसिद्ध है, भारत के अलावा चाम मास्क नृत्य और कहाँ होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो भैया भारत के अलावा भूटान मनाया जाता है। भारत के अलावा कहाँ मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? भारत के अलावा भूटान में मनाया जाता है क्या? चाम मास्क नृत्य। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि भैया इसमें नकाब पोष होते हैं, ऐसे मास्क लगा लेते हैं और नृत्य करने लगते हैं। ठीक है, और तिब्बत के जो तिब्बती वाद्य यंत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह, भाई भूटान में कौन बौद्ध भिक्षु, तिब्बत में बौद्ध भिक्षु, उनके द्वारा ये यंत्र वंत्र बजाए जाते हैं। और बस ये फिर कहते हैं भैया ये जो आप जो कर रहे हैं ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और IoT पॉवर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइलिटी स्टार्टअप बाइको निम्न में से भारतीय क्रिकेट में किसने अपना ब्रांड बनाया? बता किस क्रिकेटर को इसने AI और IoT पॉवर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी स्टार्टअप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो भाई AI और IoT पॉवर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोबाइलिटी स्टार्टअप जिसको बाइको के नाम से जाना जाता है, उसने किस क्रिकेटर को अपना वो बनाया था? तो भैया उस समय था, अब देख लेना भाई इस समय भी अगर कोई इंपॉर्टेंट संस्था है तो भैया पढ़ने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारे, अगर आप CPT पढ़ेंगे तो CPT में देखो मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल बात करेंगे उस किताब की। तो याद रखना उस किताब में जो मैं नाम लिया है उसी में भैया क्या लिखा हुआ है, उसी में ब्रांड एम्बेसडर लिखे होते हैं। तो भैया देख लेना इंपॉर्टेंट, अगर किसी क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर है या फिर कोई भी खेल से इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है तो भैया उसको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाते तो उसको आप एक देख लेंगे एक बार। ठीक है, बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन लेने का मेरा बस यही मोटिव है कि आप लोग बिल्कुल अवेयर होकर पढ़ें और बिल्कुल भी इस चीज़ का शिकार ना हो कि भैया आप गलत चीज़ पढ़ के आप पेपर देने गए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो बताइए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको याद रखें हरभजन सिंह को किया था इन्होंने उस समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हरभजन भज्जी के नाम से जाने जाते भैया, बड़े अच्छे ओपनर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम में। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे भैया? 2020 में तो चुनाव गया था भैया, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था राजीव कुमार जब बने थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वास्तुकार की बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्न में से किस राज्य में है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला है भैया, इसका क्वेश्चन तो केनिया का बच्चा भी कर देगा इसका आंसर। तो बताइए किस राज्य में है? तो जल्दी से बता दीजिए फिर। राजस्थान में है ना आमेर का किला, तो आमेर का किला भी राजस्थान में है, याद रखना। प्यारा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। ठीक है, हल्के पीले लाल बलुआ पत्थर से बनाएंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूँ। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या वाला है? निम्न में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधित शारदा नहर स्थित है? बताइए कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों शारदा नहर, जहां सिंचाई और बिजली के लिए बनाई गई है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहां पर है शारदा नहर? जल्दी बता दीजिए। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कहाँ है, उत्तर प्रदेश की है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल शेयर कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। क्या आंसर है? शारदा नहर किसकी है जी? बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की है और बहुत इंपॉर्टेंट नहर भी है। गंगा और घाघरा नदी के क्षेत्र को ये भी यहाँ पर सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन, बैपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। भैया इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट कहते हैं, इसको हड़प नीति कहते हैं, इसको गोद नीति सिद्धांत कहते हैं, इसको अपहरण की नीति कहते हैं। ठीक है, इसको बैपगत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है जी, ये हड़प नीति है तो ये किसकी है? 1848 में कौन लेके आया था? और भैया है ये डलहौजी की। ये पूछ रहे सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? बिल्कुल, जब मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया तो मुझे तो ऐसे क्वेश्चन आते सबसे पहले भैया हड़प नीति सतारा में लागू हुई। तो सतारा कहाँ है जी? महाराष्ट्र में पे है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का हिस्सा है? बताइए कहाँ पर है ओसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य? बताइए चंडीगढ़, पुडुचेरी, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। बताइए क्या है मेरे प्यारे बच्चों ओसुडू पक्षी झील कहाँ पर है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर बता दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी बताओ, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे आप लोग, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। मेहनत जिस हिसाब से कर रहे हैं आप कर ही नहीं रहे। तो क्या आंसर भैया? म्यांमार। जो म्यांमार जिसका पुराना नाम, सॉरी कहाँ थे हम?
तो हम बात कर रहे थे ओसुडू झील की, मेरे को लगा हम निचले क्वेश्चन लंबी नदी सुरमा की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं भैया ओसुडू। ओसुडू कहाँ पर है? ओसुडू पुडुचेरी में। कहाँ है जी? पुडुचेरी में, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, पहले पांडिचेरी नाम था, वहां पर मिलेगी ओसुडू। बहुत इंपॉर्टेंट, ओसुडू पुडुचेरी, ओसुडू पुडुचेरी, ऐसे याद रख लेना, याद ही रखना है, याद रखो। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्न में से किस देश में बहती है? बताइए प्यारे बच्चों, कहां बहती है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। कहां बहती है सुरमा नदी? सुरमा नदी बता दो, सुरमा नदी कहां की है बताओ। बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सुरमा नदी है ना जो, ये बांग्लादेश की नदी है, म्यांमार की नहीं, बांग्लादेश की नदी है। सुरमा नदी बांग्लादेश में मिलेगी। अगला क्वेश्चन, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच और तो लिखना पड़ेगा भैया, और बताइए प्यारे बच्चों, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, सरकारी घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? राजस्व घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा। बता दो जल्दी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन। दो ऑप्शन है, दो मैंने काट दिया, राजकोषीय, राजस्व घाटा। बताइए, कुल व्यय और कुल की बात कर रहा है, अगर सिर्फ कहते हैं ना कुल राजस्व और कुल व्यय की बात कर रहा है, अगर ये कहता कि भैया तो बताओ ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो बताइए इसका क्या आंसर रहेगा? तो ये इसका आंसर है राजकोषीय घाटा। ठीक है, कुल व्यय, कुल प्राप्ति और कुल व्यय की बात करते हैं, राजस्व व्यय और राजस्व खर्च की बात करते हैं तो राजस्व घाटा होता। कुल व्यय और कुल प्राप्ति की बात कर रहा है तो भैया राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा भारत सरकार की होती है, मौद्रिक नीति है। राजकोषीय नीति किसकी होती है? भारत सरकार की, और मौद्रिक नीति होती है आरबीआई की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? भैया जो पिछला वाला क्वेश्चन वो इकोनॉमी का था, अगला क्वेश्चन है ये पॉलिटी का है। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी, संसद, मंत्रिमंडल, सचिवालय। तो भारत प्रशासन के लिए इनमें से कौन सा वो था? भैया जो भारत प्रशासन है उसके लिए जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, यानी मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, वो उत्तरदायी होता है जी। संसद में सिर्फ कानून बनते हैं। महान्यायवादी भैया भारत सरकार का वकील होता है। सर्वोच्च न्यायालय कस्टोडियन है, लेकिन जो भी प्रशासन के लिए उत्तरदायी, प्रशासन ठीक से चले तो उसके लिए जो है भैया मंत्रिमंडल सचिवालय है। ठीक है जी, सेक्रेटरी होते हैं सारे के सारे उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामलों में संसद कानून बना सकता है? बताइए, राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाज तो भारत ये बना सकते हैं। वैसे राज्यों की सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है तो कौन बना केंद्र सरकार कब बना सकती है, यानी संसद कब कानून बना सकता है, किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बता दीजिए, वीडियो बहुत भैया। अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्य सरकार सिफारिश करे जाकर कि भैया हमारे लिए कानून बना दो केंद्र सरकार, तो संसद कानून बना सकता है जी। ठीक है, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कब बनाएगा? जब राज्य सरकार, कंडीशन ये भी है भैया, राज्य सरकार सिफारिश करनी चाहिए। अगर सिफारिश नहीं करेगी तो फिर प्यारे बच्चों फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको? आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी शेयर कर दीजिए। हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन शुरू हो गए भैया कंप्यूटर के। किसके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर के क्वेश्चन हमने शुरू कर दिए हैं। तो बताइए आप क्वेश्चन पहला भैया, एक्सेल, निम्न एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है? बताओ इनमें से एक्सेल फॉर्मूला का क्या परिणाम निकलेगा? जल्दी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से एक्सेल परिणाम का क्या फॉर्मूला निकलने वाला है? जल्दी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़े भैया। क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बता दीजिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप वीडियो को जोड़ दो प्यारे बच्चों। क्या आंसर रहेगा? जल्दी बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए हम आगे। चलो भैया बात करेंगे, क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है इसमें अभी?
चलो भैया क्वेश्चन हम बाकी उस पर डिसाइड करेंगे कंप्यूटर के। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप जुड़ें। तो क्या आंसर रहने वाला है, चलो डिस्कस कर लेते हैं डिस्कस। तो भैया इसका जो आंसर है, अगर इसको आप एक्सेल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका आंसर निकलेगा भैया क्या 3। ठीक है जी, तो देख लेना फ्लोर जो फॉर्मूला का परिणाम जो होता है 5 3 का ही होता है। अगले क्वेश्चन तरफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट विकल्प होता है, बताइए क्या होता है। MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट उसका विकल्प क्या होगा बताइए। MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है अगर वो डिफॉल्ट होता है उसका क्या विकल्प होता है। ड्राफ्ट होता है, डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, वो आउटलाइन होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है। बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा, जल्दी बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर प्रिंट लेआउट होता है। डिफॉल्ट का जो होता है वो क्या होता है जी, उसका विकल्प होता है प्रिंट लेआउट। अगला क्वेश्चन है, किस दस्तावेज में चेन टेक्स्ट पर सीधी रेखा खींचने के लिए निम्न में से कौन सी MS वर्ड विशेषता का उपयोग किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सी, इसका क्या है कि जो दस्तावेज है उस पर सीधी रेखा खींचने के लिए आप कौन सी इसका प्रयोग करेंगे। तो भैया क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू से आप सीधी लाइन खींच सकते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से सत्य और असत्य पर बात करनी भैया। तो बताइए MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। अच्छा चलो बात करते हैं क्या आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे क्या इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो बात करते भैया, क्योंकि मैंने जो पहला पढ़ा है मुझे गलत लग रहा है। MS वर्ड सभी पैराग्राफ समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ समान इंडरस्टैंड, एक तो हिंदी का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इंडरटेशन, हाँ इंडरटेशन होता है, पक्का इंडरटेशन होता है। चलो भैया समझते हैं, ओके। तो जो इंडरटेशन है, क्या MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान इंडरटेशन होना चाहिए। इंडरटेशन तो सही होना चाहिए, लेकिन जो स्पेसिंग है वो नहीं, वो समान नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, याद आ गया, इंडेंटेशन होता है। समान इंडेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन समान स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका भैया पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, इंडेंटेशन होता है, याद नहीं आ रहा था, तो आगे बात करेंगे। जब आप C9 सेल का चयन करते हैं तो कितने सेल चुने जाते हैं। अगर आप C9 का सेल का चयन करेंगे तो कितने सेल होंगे, और कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर MS एक्सेल वर्कशीट में A1 सेल पर क्लिक करें तो भैया कितने मिल जाएंगे आपको। अगर आप C1 सेल को चुनेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाएंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, A1 सेल को दबाएंगे, यानी A1 को दबाएंगे तो भैया क्या कितने सेल निकलेंगे, 2 निकलेंगे, 12 निकलेंगे, 27 निकलेंगे। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितने निकलेंगे। तो भैया जो निकलेंगे ना, जल्दी बताइए कितने निकलेंगे। तो भैया जो निकलेंगे वो निकलेंगे भैया 2 निकलेंगे ना, 2 ही निकलेंगे बस, 2 सेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्न में से की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बताओ, पूरा जो क्रोम ब्राउजर में है हम, और क्रोम ब्राउजर जो है उसमें खुला पूरा टैब खुला हुआ है, उस बंद के एकदम से बंद करते कौन सी शॉर्टकट की, कौन सी की दबाएंगे बताओ। क्रोम ब्राउजर को एकदम से बंद करने में, तो बताइए तो कौन सी हम शॉर्टकट की दबाएंगे, जल्दी बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो दबाएंगे हम लोग कंट्रोल W। क्या दबाते हैं, कंट्रोल के साथ W बजाएंगे तो एकदम से ये बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की पढ़ के जाना। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अगला क्या है, SMTP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। SMTP क्या होता है बताओ। SMTP की फुल फॉर्म पूछिए भैया, बताओ क्या होता है। SMTP की फुल फॉर्म क्या है। तो भैया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ना, हाँ वही होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, SMTP, याद रखना। ठीक है, चलो एक HTTP पढ़ा था, बताओ जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई देता है, बताओ क्या दिखता है। क्षैतिज
स्क्रॉल बार होती है, फॉर्मूला बार होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, या टाइटल बार होता है? क्या लिखा होता है वर्कशीट के सबसे नीचे? जल्दी बताइए मेरे से स्टूडेंट, क्या होता है भैया? एक्सेल स्क्रॉल दिखता है। तो बताइए क्या दिखता है, जल्दी बताइए क्या आंसर है, क्या दिखता है? अभी मैंने बता दिया, एक जो होता है वो क्षैतिज स्क्रॉल बार। तो याद रखना यही स्क्रॉल बार दिखता है हमें। तो आंसर क्या है? क्षैतिज दिखता है। वो भी कैसा, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज को क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलते हैं ना, पैरेलल स्क्रॉल बार दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में फिक्सिंग पेजेस सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? बताओ। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में फिक्सिंग पेजेस सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? बताओ कौन सा फंक्शन है जिसका उपयोग करेंगे डॉक्यूमेंट में फिक्सिंग पेजेस के लिए? जो तो बताइए क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए मेरे से क्या आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिरर मार्जिनस का प्रयोग करते हैं ना, मिरर मार्जिनस से ही फिक्सिंग पेज आते हैं। अगला क्वेश्चन। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन बोर्ड उपलब्ध कराती है, क्यों करता है? करे इंटरनेट बैंकिंग जो वेबसाइट होती है वो सामान्य वर्चुअल कीबोर्ड और ऑनलाइन बोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्यों? बताइए क्या कारण है? ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायता है, ये फिजिकल कीबोर्ड से तेज हैं, ये छोटी स्क्रीन के लिए उचित हैं, ये प्रयोगकर्ता के लिए सुविधा। ऐसा अच्छा लगता है, ऐसे जब स्टेटमेंट आते हैं बड़ी मजा आता है। तो भैया इसका आंसर है ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायता करते हैं। मिले इसलिए जो इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट होती है वो क्या करते हैं, वो वर्चुअल कीबोर्ड और ऑनलाइन जो बोर्ड उपलब्ध ही कराती है। ठीक है जी, वीडियो को शेयर करें भैया। आज का क्वेश्चन खत्म। पहले में ये था कि भैया कि आपको ये कंप्यूटर बाद में करवाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो करवाई देते हुए। ठीक है, तो याद रखना वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें। बिल्कुल इन वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल आप समझें, उसी के हिसाब से तैयारी करें। करंट है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे वो जीएस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग, तो हम नहीं करवा रहे हो, आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि 60 नंबर है, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें आप लोग। हमारी प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, लगातार हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। बस आप लोग यही गुरु दक्षिणा है हमारे लिए, और हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, कि बस यही है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो को साथ जोड़ें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, हिट कर दें। जय हिंद, जय भारत।